Jai Gurudev student, class 7th. So today's our chapter is civics, chapter 2nd, institutional representation of democracy. So student, in this chapter we studied the meaning, history and importance of democracy. This chapter deals with the different institutional forms and process associated with it. और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, हमारी डेमोक्रेसी का इतिहास, उसका महत्व और उसका अर्थ। और साथ ही साथ हम इस चैप्टर में देखेंगे हमारे इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स, कुछ हमारे जो संस्थागत चीज़ें हैं वो कैसे बनी, प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इट, और उससे संबंधित प्रक्रिया। वन बाय वन वी विल get to know the elements of institutional representation in a democracy। और एक के बाद एक हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन है हमारी डेमोक्रेसी का संस्था के द्वारा प्रस्तुतिकरण, वो हम कैसे करते हैं इसको देखेंगे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा द राइट टू exercise one's political right, that is the right to vote, is known as franchise। सब तो हमारा जो अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट, वो है राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार। तो यही इसे ही कहते हैं हम फ्रेंचाइज, ठीक है। सो दिस राइट इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। यही राइट हमारा किसी डेमोक्रेसी का सच्चा आधार होता है। एट प्रेजेंट मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज प्रैक्टिस दिस राइट। इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ज़्यादातर देश, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वो ये हमारे पॉलिटिकल राइट को प्रयोग करती हैं और इसे ही कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सो दिस मीन्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन अबव द एज ऑफ 18। तो इसका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जितने भी हमारे एडल्ट सिटीजन हैं, एडल्ट का मतलब यहाँ पे 18 साल से ऊपर, ऑफ द कंट्री, अपने देश में, हैव द राइट टू वोट, इन्हें वोट करने का अधिकार होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दियर कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। यहाँ तक कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जात के हों, धर्म के हों, नस्ल के हों, गरीब हों, अमीर हों, इससे मतलब नहीं है, सभी को राइट टू वोट दिया जाता है अपने देश के नागरिकों को। सो हाउएवर इन द पास्ट ओनली अ सेक्शन ऑफ पीपल वर गिवन टू दिस राइट टू वोट। और अगर इतिहास की बात करें तो पहले क्या होता था कि कुछ ही ऐसे लोग थे जिनको राइट टू वोट था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम द फेडरल लॉर्ड्स और द मेल लैंड ओनर्स, कुछ हमारे फेडरल लॉर्ड्स थे जो जमींदार थे बड़े, और केवल पुरुष थे, उन्हें ही वोट करने का अधिकार था। बाय द 19th सेंचुरी पीपुल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और 19th सेंचुरी की बात करें फिर धीरे धीरे सभी वर्ग के लोग जो है उन्हें वोट का अधिकार दिया गया। तो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी universal adult franchise was guaranteed some countries। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कुछ देशों में गारंटीड लागू कर दिया गया। तो यद्यपि द वुमेन हैड टू स्ट्रगल सम मोर ईयर्स टू एक्सरसाइज दिस राइट। हालांकि महिलाओं को थोड़ा संघर्ष करना पड़ा इस राइट के लिए। इन 1928 द ब्रिटिश पार्लियामेंट ग्रांटेड दिस राइट टू वोट टू वुमेन। 1928 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। इन फ्रांस की बात करें तो फ्रांस को मिला कब? 1944। और अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। और बिसाइड द वुमेन द ब्लैक्स इन अमेरिका, और महिलाओं के अलावा अमेरिका में जो ब्लैक्स होते थे, यानी जो अफ्रीकन या लोग होते थे, एंड साउथ अफ्रीका वर डिनाइड दिस राइट ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और ब्लैक लोगों को साउथ अफ्रीका में ही खुद के वहाँ पे लोगों को, मूल निवासियों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। हाउएवर
कॉन्ट्ररी टू द एबव एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के विपरीत इंडिया एंड आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस ग्रांटेड द राइट टू वोट ऑल ऑफ एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। लेकिन जैसे ही हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, अमीर हो या गरीब, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तीसरा हमने देखा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस रिगार्ड डिड नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इस स्थिति में हमारा जो देश है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता पॉलिटिकल राइट में। अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्शन। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन। तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारी डेमोक्रेसी में वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन, यानी जो हमारी इलेक्शन की जो संस्था है जो इलेक्शन कराती है वो। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर मोस्टली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज वेयर पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है ज़्यादातर इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी है वेयर पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि जो कि गवर्नमेंट के ही भाग होते हैं और उन्हीं के माध्यम से गवर्नमेंट बनती है। इट इज़ थ्रू इलेक्शन, it is through election it is through election that representative who run the government, और इलेक्शन के माध्यम से जो पब्लिक द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही हमारी गवर्नमेंट को चलाते हैं। दो इलेक्शंस पीपुल कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग, और इलेक्शन के द्वारा हम गवर्नमेंट को बदल भी सकते हैं अगर वो काम ढंग से नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू दियर एक्सपेक्टेशन। अगर वो हमारे आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है तो हम उसे बदल भी सकते हैं इलेक्शन के थ्रू। इनफैक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, और निसंदेह बिना डेमोक्रेसी जो है, बिना इलेक्शन के प्रोसेस के कोई भी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती या नहीं सक्सेस हो सकती। तो डेमोक्रेसी अगर किसी जगह होना है या अगर चाहिए तो उसके लिए हमें इलेक्शन को कराना जरूरी है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो नेसेसिटीज फॉर फेयर इलेक्शन। अब हम बात करते हैं इलेक्शन, बात करते हैं फेयर इलेक्शन की, यानी निष्पक्ष चुनाव। तो चुनाव होना जरूरी है उतना ही जितना कि निष्पक्ष हो। अगर भेदभाव हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जहाँ पे अनफेयर मींस यूज़, लोग गलत तरीके भी अपनाते हैं चुनाव जीतने के, अगर वो सब चीज़ें होती हैं तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेसेसिटीज ऑफ फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकताएं। सो देयर शुड बी वन मैन वन वोट विच मीन्स दैट ईच पर्सन कैन कास्ट ओनली वन वोट, यानी यहाँ पे वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू प्रोसेस लागू किया जाता है। इसका मतलब होता है एक व्यक्ति एक ही वोट उसका देगा और उसका एक ही वैल्यू होगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। सो दिस इंश्योर दैट ऑल द वोट्स हैव एन इक्वल वैल्यू, यानी सभी वोट की हमारी बराबर वैल्यू होती है। पीपुल शुड हैव चॉइस फॉलोइंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सी पार्टियाँ हैं, हम किसी भी पार्टी को वोट देके उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं। सो इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन जो है रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए। रेगुलरली यानी 5 साल पे, जैसा भी जहाँ पे हो, लगभग 5 साल नियम है। और इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर, और भय मुक्त वातावरण में इलेक्शन होना चाहिए। पीपल शुड नॉट बी सेक्रेट स्केयर्ड और अंडर एनी कंपल्शन, बिना किसी भय के पब्लिक को वोट डालना चाहिए। किसी पार्टी ने कोई डरा धमका के वोट ले रहा है तो ये गलत है। अब इलेक्शन कराता कौन है? तो हमारे यहाँ इलेक्शन कराने के लिए बनाई गई इलेक्शन कमीशन संस्था। इन इंडिया इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज द हेड। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये एक फ्री एंड फेयर बॉडी होती है जो कि जिसको हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर
हेड करते हैं, और इसके अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंट किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इन माइंड तो द इलेक्शन, हु इज़ द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो चलो बच्चों ये तुम लोग इसको पता करके बताओगे, हु इज़ द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन का आंसर इसको बताओगे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो द इलेक्शन प्रोसेस इंडिया, हमारे यहाँ इलेक्शन प्रोसेस का क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जब इलेक्शन शुरू होता है, तो जैसे देखो बिहार में चुनाव हो रहा है, तो सबसे पहले क्या किया गया, अनाउंसमेंट, ठीक है। तो पहला जो है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट, इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया गया। द इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन के लिए डेट हमारे इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस करते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, यानी जिसको चुनाव लड़ना है उनका सिलेक्शन किया जाता है, वो पार्टियां करती हैं। और कीपिंग इन माइंड दियर prospects of winning the election, different political parties select their candidates, जिनको लगता है जिस क्षेत्र में जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको पार्टियां क्या करती हैं, टिकट देती हैं अपनी तरफ से, और वो चुनाव में खड़े होते हैं। फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स, फिर नामांकन प्रक्रिया की जाती है। और द कैंडिडेट द फिल नॉमिनेशन पेपर, फिर से स्क्रूटनी होती है, फिर उसमें से छांटा जाता है, यानी किसी ने नामांकन पेपर गलत भरा है, या जो वो नामांकन भर रहे हैं वो अगर कहीं उसमें गलत चीज़ें शो करी गई हैं, तो इस तरह उनको हटा दिया जाता है। और फिर बाद में आफ्टर दैट फाइनल लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, फिर फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, फिर सिंबल दिए जाते हैं, जिन पार्टियों के सिंबल नहीं है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सिंबल अलॉट किए जाते हैं। और जिनके परमानेंट पहले से सिंबल हैं और तो उन्हें कोई अलॉट करने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिंबल पहले से ही अलॉट होता है। तो इस तरह करके ये अलॉटमेंट ऑफ सिंबल अप्लाई किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही टॉपिक, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम आगे का टॉपिक देखेंगे। तो जय गुरुदेव।